माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021 और आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने मिलेंगी, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। बट यस, द लेंथ ऑफ द चैप्टर इज अ लिटिल बिग। तो इवन मैं इस एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं इसको अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया ना तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इसमें मैं जितना भी कराऊंगी आपको सब करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैं आई विल ट्राई, नॉट आई शुड से आई विल ट्राई, इनफैक्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर एक या 2 चीज को छूट गए तो बात अलग है, अदरवाइज आई हैव मेक श्योर कि मैं जितनी भी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल सब आपके लिए कवर करा दूं। तो आपका बस एक ही काम रहेगा, मैं बार बार एक ही चीज आपको बोलती हूँ, एक ही जगह बैठ के वीडियो देखना। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही बुरी चीज है। तो अगर आप बार बार 10 मिनट का वीडियो देखा, फिर आगे का 10 मिनट देखा, फिर 15 मिनट देखा, ऐसे मत करिए। इससे क्या होगा, जो लिंक है ना वो चैप्टर की ब्रेक होती है और ये पूरा चैप्टर लिंक है। मतलब अभी मैंने आपको कुछ चीज बताई, कुछ देर बाद वापस मैं आपको कनेक्ट करूंगी कि देखो हमने वो चीज की थी। तो इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा वीडियो एक बार में, अगर एक बार में नहीं होता है तो मैक्सिमम 2 बार में देखिए और जहां जहां जरूरत है पॉज करके लिखते जाइए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ यू हैव टू राइट दिस, यानी एक बार मैंने पूरा बोर्ड लिख दिया, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इस तरह से आपको करना है। और पूरा वीडियो एक बार देख लिया, आपका खत्म हो गया, उसके बाद जो भी लिखा है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हर एक छोटी चीज आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, बिकॉज काफी बार जो छोटी चीज हम इग्नोर कर देते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज चार्ज। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q, स्मॉल q, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज N into E, वेर E इज द चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, या बहुत अच्छे से जानते हैं, या तो फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन जिसकी वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 होती है, इसलिए हमने प्लस या माइनस लिखा है। ये जो n है दिस इज अ इंटीजर, मतलब कभी भी हमारा चार्ज ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा ऐसा होगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 50 प्रोटॉन, इस तरह से हमारा चार्ज होता है, ठीक है। सो Q is N into E, where N is the number of electrons or you can say number of protons and E is the charge of electron या तो फिर charge of proton, ओके। उसके बाद करंट। इस पूरे चैप्टर में हम करंट बार बार यूज करेंगे। बेटा इससे पहले जो चैप्टर किया है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं, मतलब रुका हुआ चार्ज, उसके बारे में हम सारी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर वही चार्ज चलने लग जाए तो क्या होगा, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं और उसी चलने वाले चार्ज को हम करंट बोलते हैं। तो करंट में बेटा हम 2 देखेंगे। पहला इंस्टेंटेनियस करंट। सो इंस्टेंटेनियस करंट में आई इंस्टेंटेनियस के INST यूज कर रही हूँ, dQ/dt, मतलब किसी छोटे टाइम के लिए हमारे वायर से या कंडक्टर से dQ छोटा सा चार्ज फ्लो हो रहा है। सो द करंट विल बी द चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज छोटू सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटू सा टाइम, ठीक है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा बेटा, आप लिख सकते हो dQ इज I इंस्टेंटेनियस इंटू dt। तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, यहां से वैसा लिख सकते हैं ना, dQ इज I इंटू dt। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आपको दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दे तो ये हो गया चार्ज इज I इंटू dt, बट दिस I इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस ना, instantaneous current I dt and this is the integration. So this is an important formula, इसके लिए मैंने यहाँ 2 स्टार मार्क किए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज एवरेज पावर। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है, कि इस समय पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन टाइम इज इंस्टेंटेनियस। और एवरेज अपन बोलते हैं ना कि यानी सपोज 1 घंटे में कितना चार्ज फ्लो हुआ तो वो एवरेज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इस सेकेंड में कितना टाइम फ्लो हो रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ठीक है। सो आई एवरेज इज चार्ज फ्लो अपॉन टाइम इज Q/T।
अभी मैंने आपको क्यू लिखने का एक तरीका बताया, तो क्या हम वही पुट कर सकते हैं? बिल्कुल। सो आई एवरेज, या ये सच बोलूं तो दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज। इसके पहले हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट देखा होगा, वहां भी मैंने आपको एवरेज निकालने का यही तरीका बताया था, वही तरीका मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। सो आई एवरेज इज इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2, कहां से कहां तक, डिवाइडेड बाई टी। इसी टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी टी T1 से लेके T2। समझ में आ रहा है? देखो हर एक चीज लिंक करते जा रही हूं मैं, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में अगर इस चैप्टर में लगेगा कि छूट रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है सब क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये क्वेश्चन यानी इस फॉर्मूला में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कैसे आया मैंने आपको बताया, Q बाई टी। Q इज दिस, ये कैसे आया मैंने यहां से बताया। तो ये हमारे Q का फॉर्मूला, और चाहो तो T लिख दो या तो फिर इस तरह से लिख दो, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे आपको बेटा y एक्सिस पे करंट दे दिया है और x एक्सिस पे टाइम दिया है। ठीक है, सो दिस इज I एंड T। तो और आपको पूछा है बेटा करंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, एरिया, बेसिकली करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो चार्ज इज नथिंग, ये जो इसका एरिया होगा ना वो आपको चार्ज देगा, एरिया ऑफ IT ग्राफ विल गिव यू दी चार्ज। ओके, तो टाइम आपको पता है कहां से कहां तक, T1 से लेके T2, जो भी टाइम आपको दिया होगा, लेट दिस बी T1 एंड दिस बी T2। सो करंट इज एरिया ऑफ IT ग्राफ अपॉन टाइम। समझ में आया पूरा करंट का? ये वाला पार्ट IT ग्राफ जो होगा उसका जो एरिया होता है वो आपको चार्ज देता है, और करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम है, तो इसके एरिया ऑफ IT ग्राफ अपॉन टाइम आया। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये कौन सी क्वांटिटी है। सो दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन में टेंसर ना दिया हो, तो आप इसको स्केलर क्वांटिटी भी मार्क करके आ सकते हो। ये नोट कर लेना। हाँ, ये हम स्केलर कब बोलेंगे, जब टेंसर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तब आप उसको स्केलर मार्क करके आओगे, अदरवाइज आप उसको टेंसर क्वांटिटी मार्क करके आएंगे। मतलब उसका क्या डायरेक्शन है हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, अब नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली करंट डिवाइडेड बाय द एरिया, एंड दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट। समझ में आया? जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमारे करंट को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर लिखा है, या तो आप इसको DI बाई DA भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल रखा है, जैसे करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है और क्रॉस सेक्शन ऐसे की जगह ऐसे टेढ़ा है, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा बेटा, ये इस तरह से, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है। आपको पता है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जिसका जो डायरेक्शन होता है वो अपने सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से मैं ये हाथ में ले लेती हूँ, तो हमारा ये एरिया वेक्टर A इस तरफ है। तो बट आपको कौन सा एरिया लेना है बेटा, आपको वो वाला एरिया लेना है जो मैं एरिया, इस एरिया की बात करी हूँ, सरफेस की बात करी हूँ, जो हमारे करंट को परपेंडिकुलर हो। तो हमने इसको ऐसे कॉम्पोनेंट ले लिया, जैसे इस एक आप दो कॉम्पोनेंट ले सकते हो ना बेटा, जैसे मैंने यहाँ ये A दिखाया है, ये थीटा एंगल बना रहा है हमारे करंट के फ्लो के साथ। तो हमने इसके दो कॉम्पोनेंट्स ले लिए, एक A cos थीटा और एक A sin थीटा। तो हम यहाँ पे ऐसा, जैसे देखो ये A cos थीटा का मैंने ये वाला कॉम्पोनेंट लिया, ये वाला, हाँ ये। अब ये जो A cos थीटा है, ये हमारे, ये इसको देखना, दो अलग अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आप बोलोगे एरिया वेक्टर और करंट दोनों पैरेलल है, एरिया वेक्टर और करंट दोनों पैरेलल है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब भी सम्स में देंगे थोड़ा ध्यान से समझना, एरिया वेक्टर एंड करंट आर पैरेलल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एंड करंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका हमने लोगों ने लिखा I बाय A cos थीटा। ठीक है, यहाँ मैं कैपिटल I लिख देती हूँ, सब जगह हमने कैपिटल I यूज किया है तो वही अच्छा होगा। सो J इज I बाय A cos थीटा। ये सारे फॉर्मूला समझे? ओके, उसके बाद बेटा हम I बाय A, I को अपन V बाय R लिख सकते हैं। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो हमने बचपन से फॉर्मूला सीखा है,
राइट। तो हमने आई को V बाय आर लिखा बेटा, आर को आप रो एल बाय ए लिख सकते हो। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आगे आने वाला है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। आई एम श्योर सुना होगा, बिकॉज आप नीट की प्रिपेरेशन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सुना ही ना होगा। तो मैंने आर की जगह रो एल बाय ए लिखा, ए ने ए को मार दिया, तो ये हो गया V बाय रो इंटू एल। V बाय एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैंने E लिख दिया, तो ये हो गया E बाय रो। और 1 बाय रो, रो इज द रेजिस्टिविटी, 1 बाय रो सिग्मा होता है, दैट इज कंडक्टिविटी, तो उसको मैंने सिग्मा E लिख दिया। समझ में आए? सारे फॉर्मूलाज डिराइव कहां से हो रहे हैं? अगर याद ना रह सके तो आप डिराइव कर सकते हो, ये थोड़ा टाइम यानी 10-20 सेकंड वेस्ट होंगे, बट अगर याद ना रह सके तो एटलीस्ट आपको पता होगा कैसे निकालना है। तो J का फॉर्मूला, कितने सारे फॉर्मूला, I बाय ए कॉस थीटा आइडियली बोलना चाहिए, या J इज V बाय आर ए, या V बाय रो एल, या E बाय रो, या सिग्मा इंटू E। उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और एक ये वाला इम्पॉर्टेंट, इसका थोड़ा यूसेज ज्यादा होगा। ओके। उसके बाद बेटा अगर हमको आई निकालना है तो ए कॉस थीटा को वो साइड ले जाओ। एक और चीज चल यहां से देखो समझ जाएगा, बता दूं क्या, एक काम करते कर लेते हैं। करंट डेंसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर है तो मिस उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही हमारे J का डायरेक्शन होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही हमारे J का डायरेक्शन होगा। तो जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है बेसिकली वो हमारे J का डायरेक्शन है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही हमारे J का डायरेक्शन होगा। ओके। अभी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा को ये साइड लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J A कॉस थीटा। अब J वेक्टर, एरिया वेक्टर, और दोनों में रिलेशन कॉस थीटा से है, मीन्स द रिलेशन इज बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? I इज J बार डॉट A बार, या तो आप ऐसा लिख दो इंटीग्रल J बार डॉट DA बार। अगर हर जगह J और A के बीच में एंगल सेम ना हो तो आपको पता है इंटीग्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। इसके हालांकि कुछ खास ज्यादा यूज पड़ेगी नहीं। अगर आपको कभी ऐसा भी दिया जाए J और A का ग्राफ दे दिया जाए, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, J और A का ग्राफ दिया जाए और आपको करंट पूछा जाए, कुछ नहीं, J और A ग्राफ का जो एरिया होगा वही आपका करंट होगा। सो एरिया ऑफ JA ग्राफ विल गिव यू दी करंट। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? ओके। अब ये पूरा आपको एज इट इज उतार लेना है बुक में। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कैसा होता है ना, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो ये नॉर्मली रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, सपोज मैंने इस साइड प्लस लगाया और इस साइड माइनस लगाया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, या आप बोल सकते हो करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। याद रखेंगे, करंट हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो होती है। करंट हमारी इस तरफ फ्लो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, अभी सोच रहा है भाई मेरे को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भागू उसकी तरफ, तो ये भागने चला। अब जैसे ये भाग रहा है, बट क्या ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसे सीधा जाने लगा, लेकिन रास्ते में इसको कोई टकरा गया। जैसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमने जब स्टार्टिंग में 11th में एडमिशन लिया साइंस में, तब हमारे क्लियर था एकदम कि भाई हमको क्या बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको बहुत मेहनत करनी है। लेकिन आप लोगों ने देखा रास्ते में कितने प्रॉब्लम्स आए, कितनी सारी चीजें आ जाती, कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी घर में कुछ इश्यू हो जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें होती। तो वैसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ। ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ था और उसको वो दिख रहा है मेरी मंजिल क्लियर है, तो वो भाग रहा है, लेकिन जैसे ही वो भागता है रास्ते में बहुत सारी चीजों से वो इधर उधर टकराता है, जिसकी वजह से वो भटक जाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे हुआ, टकराया और भटक गया, लेकिन अभी भटकने के बावजूद वापस उसको अपना ट्रैक दिखाई दे कि नहीं भाई मुझे इधर ही जाना है,
फिर गया इस तरफ, जब जाने लगा तब वापस दूसरा एटम या इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर रास्ता भटक गया, लेकिन फिर वो अपने, उसको पता है कि नहीं भाई मुझे पॉजिटिव तक जाना है, फिर वो ऐसे वापस जाने लगा। तो यही एक्चुअली लाइफ है। सच बोलो तो ये हमको एक एग्जांपल, जैसे ये तो ऐसे बता रही हूं मैं कि ऐसे जा रहा था, फिर रास्ते से भटक गया, बट फिर उसको पता है कि नहीं भाई मुझे वहां जाना है, फिर वो जाने लगा, फिर भटका। बट हमारे साथ भी लाइफ में यही चीज होती है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके साथ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो तो कुछ बुरी बात नहीं है, वो होंगे ही, लेकिन वापस अपने ट्रैक पे आना वो सबसे बड़ी बात है। अगर वापस आप अपने ट्रैक पे आ जाते हो तो वो आपकी जीत हो गई। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन हमको कितना मजेदार एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर आप भाई जाओ सीधे, डिस्ट्रैक्शन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगेन आपको उसी तरफ जाना है। तो इलेक्ट्रॉन वापस टॉपिक पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हो के, मतलब इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं जाता, थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा जाता है, तो ऐसे ड्रिफ्ट हो के आगे जाता है। तो उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है बेटा? इलेक्ट्रॉन से सीधा एक साथ भागता नहीं है, वैसे थोड़ा सरक के आगे की तरफ जाता है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके। और दूसरा बेटा, दो टकराने के बीच में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और उसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। जैसे यहां से निकला, फिर टकराया, फिर निकला, फिर टकराया, तो दो टकराने के बीच के टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। वीडी का है टाउ स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। इसमें टाउ क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज रिलैक्सेशन टाइम, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ई आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज मास, वो सब बताने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा फॉर्मूला है आई बाई एन ई ए। ये जो एन है ये बच्चे भूलते हैं, इसलिए मैंने एन लिख दिया है। एन इज नंबर ऑफ, आइडियली स्पीकिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आई का भी हमको फॉर्मूला मिलता है एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी, वी सफिक्स में छोटू सा डी लिखना है। सो करंट इज एन ई ए वी डी, सो वी डी इज आई बाई एन ई ए। दूसरा फॉर्मूला है टी बाई एम या ट्वी बाई एम। ये क्या बोल रही? टाउ ई ई ना, तो ट्वी, टी, समझ में आ रहा है? टाउ ई ई, ट्वी बाई एम, तो याद रह जाएगा इस तरह से। ओके। उसके बाद बेटा अब एक ही वीडी को मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख रही हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है। आई बाई ए को मैंने जे लिख दिया, तो ये होगा जे बाई एन ई। इसे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था जे इज सिग्मा इंटू ई, तो वो लिख दिया सिग्मा ई बाई एन ई। या तो जे को आप ई बाय रो भी लिख सकते हो, या सिग्मा को आप 1 बाय रो लिख सकते हो, तो ई बाय रो एन ई। और जहां जहां ई है आप उसको वी बाई एल से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ वी बाई एल डाल दो और यहाँ भी वी बाई एल डाल दो, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूलास मैंने बता दिए। उसके बाद एन और टाउ क्या होता है वो बता दिया बेटा। दूसरा, अगर टेम्परेचर तेरा बढ़ेगा ना तो जो टाउ है वो कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है ना बेटा तो कोलिजन ज्यादा होते हैं। तो कोलिजन ज्यादा होते हैं तो दो टकराने के बीच का जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो हमारा कम हो जाता है। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाउ डिक्रीजेस। उसके बाद मोबिलिटी। मोबिलिटी ऐसे एक टर्म डिफाइन है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यू उसको सिंबल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद चाहो तो ना बेटा मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया, जैसे इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, इसको और इसको। वीडी बाई ई को मैंने म्यू लिख दिया, तो ये सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू एन ई। सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, इन दोनों फॉर्मूला से आपको निकाल सकते हो। एंड रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, दैट इज 1 अपॉन सिग्मा, तो ये हो गया 1 अपॉन म्यू एन ई। मैन लिख सकते ना, म्यन, म्यन हो जाएगा ना, इजंट इट? म्यू ई एन, म्यन, राइट। तो जैसा आपको याद रह सके, ये तो छोटी छोटी ट्रिक्स से आप भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको पता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज नॉट अ पोटेंशियल। बच्चे मिसकंसेप्शन में ही रहते हैं, V पोटेंशियल नहीं होता। V दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। So the potential difference is directly proportional to I. This is valid for ohmic materials. या तो V is IR, where R is a constant, जिसको हम resistance बार बार बोलते आए हैं। यहाँ मैंने आपके लिए दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। पहले ग्राफ में आपको x एक्सिस पे V दिख रहा है, y एक्सिस पे I दिख रहा है।
दूसरा ग्राफ उल्टा है, एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका जो स्लोप होगा, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रेट लाइन इफ इट इज अ ओमिक मटेरियल, मैं ओमिक मटेरियल्स की ही बात कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे जो स्लोप होगा वो di/dv होगा, दैट इज करंट अपॉन वोल्टेज, और करंट अपॉन वोल्टेज तो 1/r होता है। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा विल गिव यू 1/r, मतलब स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम। लिख लेना, स्लोप ज्यादा लिखो इसके नीचे, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन वही मैं यहां बात करती हूं, तो इसका जो स्लोप है वो आपको v/i देगा। v/i आपका रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है। तो मैं लिख देती हूँ, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। यहाँ उल्टा है, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब साइड में लिख रही हूँ बेटा, देख लेना, टेम्परेचर भी ज्यादा, बिकॉज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। व्हाइल टॉकिंग हियर टेम्परेचर इज स्मॉल, थीटा इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहाँ पे थीटा इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे आपको पूछ से 2 लाइन दे देंगे, एक का θ1 एक का θ2, पूछेंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर ऐसा होगा तो थीटा ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। यहाँ थीटा ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद नॉर्मल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला v/i हमको पता है, दूसरा फॉर्मूला ml/n e² tau a। सारे टर्म्स योर फेमिलियर। लेंथ L तो लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N बताया मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ और e²। यही हमारा रो होता है, ये कांस्टेंट है रो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया रो L/A। तो बेसिकली ये V और I पे डिपेंड नहीं करता, लिख लेना, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन दीज टर्म्स। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मिट गया ये लिख देती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है, करंट के मैग्नीट्यूड पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चारों चीजें याद रखेंगे। ये रेजिस्टेंस का लिखा है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन LNA, मटेरियल, टेम्परेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, चलिए जल्दी से ये पूरा कॉपी करिए। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज रो। रो का पहला फॉर्मूला m/n e² tau। आपको ऑलरेडी इस टर्म्स क्या है पता है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। रो डिपेंड्स ऑन, ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा ये किस किस पर डिपेंड करता है? सो बेसिकली रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप रो का फॉर्मूला देखोगे तो वो RA/L ऐसा लगता है, बट एक्चुअली रो जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, उसका आइडियल फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो जो रो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मटेरियल पे, वो लेंथ और डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे बेटा अगर आपको बोला कि हमारे पास 2 कॉपर वायर्स हैं, दोनों की लेंथ अलग है, दोनों का एरिया अलग है, तो बेटा दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा बट रेजिस्टिविटी अलग नहीं होगी। अगर मटेरियल सेम है, कॉपर बोल दिया, ठीक है, तो मटेरियल सेम हो गया। अब टेम्परेचर भी सेम है दोनों का, तो फिर रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विद डायमेंशन। ये नोट करेंगे, ये सिली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं एंड आप लोग को ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि रो मटेरियल के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, डायमेंशन के चेंज करते हैं। 1 मीटर का वायर, 2 मीटर का वायर, 5 मीटर का वायर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 मीटर का वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, अगर हमने इसको 5 मीटर का कर दिया तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बेटा रेजिस्टिविटी मैंने बोला आपको लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो वो सेम ही रहेगी। समझ में आया? ओके। उसके बाद जो आर के अभी मैं थोड़े और फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिक फॉर्मूला आर इज रो L/A। इसमें जो L होता है बेटा वो करंट के पैरेलल होता है। ठीक है, जो लेंथ होता है दैट इज पैरेलल टू करंट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, इसलिए मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर लिखा है। ठीक है,
उसके बाद बेटा देखना ये जो L बाई A था हमने ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर L स्क्वायर हो गया और नीचे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम को मैंने मास बाय डेंसिटी लिखा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया रो L स्क्वायर D बाई M, where D is the density of the material and M is the mass of the conductor, लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद दूसरा बेटा रो L बाई A, ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये नीचे A स्क्वायर हो गया और ऊपर L इंटू A वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को वापस मास अपॉन डेंसिटी पुट कर दिया, तो ये हो गया रो M बाई D A स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने, यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा आराम से सुनेंगे। अगर हमने किसी वायर को खींच दिया, बेटा क्ले से तो आप बचपन में सब खेले होंगे, अगर अपन क्ले को ऐसे खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। जैसे क्ले का अपन ने वायर बनाया इतना मोटा और उसको अपन ने खींचा, तो अगर अपन इसको खींचेंगे तो वो लंबा होगा, साथ में वो पतला भी होगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। सो V1 इज इक्वल टू V2, तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ L इंटू A इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब L1 A1 इज L2 A2। ओके, सो L1 बाई L2 इज A2 बाई A1। यहां से एक रिलेशन मिला कि उसकी अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, ये कॉमन सेंस भी है। अगर अपन उसको छोटा करते जाएंगे तो लेंथ कम होगी तो एरिया बढ़ेगा, और अगर अपन उसको खींचते जाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी तो एरिया हमारा कम होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा जाए तो रो L बाई A है। अगर दोनों मटेरियल का रो सेम है, बिल्कुल सेम ही वही वायर है ना, उसी को खींचा है ना, तो रो तो सेम ही रहेगा बेटा। तो किसमें चेंज हम लोग देखेंगे बेटा, L और A में। तो यहाँ आया R1 बाई R2 इज L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। L के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। तो अगर L के साथ डायरेक्ट है तो सामने सामने लिखने का, इनवर्स है तो उल्टा करके लिखने का। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर बेटा मैंने आपको बोला A2 बाई A1 की जगह हम L1 बाई L2 लिख सकते हैं, तो हमने लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सिमिलरली A2 बाई A1 तो एज इट इज रखा, और L1 बाई L2 की जगह A2 बाई A1 लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक और रिलेशन मिला, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। एंड एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू 4 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D रेज़ टू 4, वेयर R इज द रेडियस एंड D इज द डायमीटर ऑफ वायर। समझ में आ रहा है कैसे निकाला ये? अब फिर कुछ एग्जाम्पल बेटा डायरेक्ट मैंने बोला, जैसे लेंथ आपको बोल दी कि हमने n टाइम्स बढ़ा दी, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आपको सामने सामने दिख रहा है L स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो अगर आप L को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप लेंथ को 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस आपका 9 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह एरिया के केस में इनवर्स है, अगर एरिया को आप डबल करोगे देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, और अगर रेडियस को आप डबल करोगे देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय कितना टाइम्स हो बेटा, 16 टाइम्स, बिकॉज 2 का पावर 4 है। समझ में आ गया? वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, लेंथ को n टाइम्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, एरिया को n टाइम्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स कम होता है, रेडियस को n टाइम्स या डायमीटर को n टाइम्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस n रेज़ टू 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिखी है। ओके, दूसरा बेटा अगर तुझे बोला कि मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है मतलब उसकी डेंसिटी और उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो उस केस में हम ये वाले दो फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। पहला वाला फॉर्मूला रो L स्क्वायर D बाई M, तो बेटा L और M तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन रो और D कांस्टेंट है बिकॉज सेम मटेरियल है। तो क्या रिलेशन आया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ये चीज बच्चों को याद नहीं रहती। अगेन दिस इज अ वीक पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो ये भूल जाते हैं, बट आई एम टेलिंग यू तो आप ये चीज नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर M और एरिया के टर्म से बात करें तो रो और D वापस कांस्टेंट है, सो हियर M एंड एरिया का रिलेशन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाय A स्क्वायर। एक ही जगह बेटा आप पाई आर स्क्वायर डाल सकते हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाय R रेज़ टू 4 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाय D रेज़ टू 4। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ गलती होती है, प्लीज मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें एंड राइट एवरीथिंग केयरफुली। एक भी सिली मिस्टेक कर दी ना आपने, स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, तो आप वही याद कर लोगे और फिर वही गलती एग्जाम में करके आ जाओगे। सो जब लिखो बी केयरफुल एंड राइट एवरीथिंग।
नोट करिए। Moving ahead, next is problem based on percentage change। ये सारी चीजें हम वापस रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में काफी सारे केसेस होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा अगर जो परसेंट चेंज के क्वेश्चन है उसमें जो परसेंट चेंज है वो 10% से कम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 10% से ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूलास नहीं लगा सकते। बेसिकली ये चीज आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सीखी है। जैसे आपको बोला कि हमारे लेंथ में 3% चेंज आया तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो सिंपली 2 into 3 कर देना है। सिर्फ लेंथ और आर का रिलेशन आपको पता है ना, तो अगर लेंथ इंक्रीजेस बाय 3% देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 2 into 3 दैट इज 6%। नेक्स्ट है एरिया के साथ। तो रेजिस्टेंस और एरिया स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन था। तो अगर एरिया को हम सपोज डबल करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना कम हो जाएगा, बिकॉज इनवर्स स्क्वायर के साथ था। तो इसमें हमने वही लिखा है। दिस इज, देखो यहाँ पे ये परसेंट चेंज इन लेंथ है, सो दिस इज 2 into परसेंट चेंज इन लेंथ, दिस परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 into परसेंट चेंज इन एरिया इज द परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन माइनस है, ये बताता है कि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ रिलेशन देखें बेटा, 1 मिनट यहाँ 4 आएगा। तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 2 into 4 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द परसेंट चेंज इन रेडियस, परसेंट चेंज इन एरिया, परसेंट चेंज इन लेंथ। इजी है, तो आप यूनिट्स एंड डायमेंशन के मेथड से भी कर सकते हो। उसके बाद लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल तरीका है, तो आपका पता है कि आर के साथ क्या रिलेशन है बेटा, एल स्क्वायर। तो मैंने खाली एक मेथड लिख के आपको बता दिया है। सो परसेंट चेंज इन आर इज R2 minus R1 आएगा, R2 minus R1 अपॉन R1 into 100। तो R2 की जगह मैंने L2 स्क्वायर के टर्म्स में लिखा, R1 की जगह L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। ये हो गया L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर इंटू 100। आप ये तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे लेंथ की जो भी वैल्यू है वो आपको कभी ट्वाइस बोलते हैं, कभी 10%, कभी 20%, जो भी दिया वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। उसके बाद एक और बेस्ट शॉर्टकट मेथड है जो आपके केस में लग सकता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा लिया बेटा कि आपकी जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज हुई है। तो ये शॉर्टकट है, बहुत मजेदार, विद इन 10 सेकेंड्स आप कर लोगे। 10 सेकेंड से भी कम लगेगा, सच बता रही हूँ। देखो अभी हमने कितना बढ़ाया, लेंथ को 10% बढ़ाया, तो लेंथ को 10% बढ़ाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये तभी एप्लीकेबल है जब 10%, 20%, 30%, 40% ऐसा दिया हो, तभी ये वैलिड है। तो आपको क्या करना है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हो गया 20%। उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करो। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और वो जो 20% है उसके साथ ऐड कर दो। तो 20% और यहाँ पे हमारा 1% आया था, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 21%। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने रेजिस्टेंस को नहीं, लेंथ को 20% इंक्रीज किया। सुनो बेटा, हमने लेंथ को कितना इंक्रीज किया, 20%। तो अभी आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस का निकालना है ना अपने को, तो ये हो गया 40% प्लस ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 4। तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 44%। तो कितने कम टाइम। एक और एग्जांपल लेना है, रेजिस्टेंस का जानना है। तो बेटा लेंथ अपन ने 30% इंक्रीज किया, तो पहले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 into 2 विल गिव मी 60%। उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 69%। लेकिन याद रखेंगे ये शॉर्टकट सिर्फ 10, 20, 30 इसके लिए ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज हमको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और स्मॉल चेंज है, कितना स्मॉल बोल सकते हैं, 10% से कम तो आप ये लगा लेना, लेस देन 10% तो आप ये लगा देना। उसके बाद वापस एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। इसमें लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रेथ है, और उसके बाद सबसे छोटी हाइट है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जब हमारी लेंथ बड़ी होगी और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो छोटा होगा। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगी, जब हमारी लेंथ छोटी होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा बड़ा होगा। तो वही मैंने लगाया बेटा, रो एल, लेंथ बड़ी है ना, तो एल सबसे बड़ा है उसको लिया, और बाकी के जो 2 डायमेंशन है उसको क्रॉस सेक्शन में ले लिया, एरिया में b into h। मतलब हमको ऐसे करंट फ्लो करानी चाहिए, ठीक है। जब मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तब हमको यानी ऐसे करंट फ्लो करानी चाहिए अलोंग दी एच,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया में L इंटू बी आ जाएगा। अभी अगर आपको रेशियो पूछा आर मैक्स बाय आर मिनिमम, तो आपको L स्क्वायर बाय H स्क्वायर है, ये H है, H स्क्वायर आएगा। where L is what? It is the maximum length and H is the minimum length। तो यहाँ पे आपको जो रेशियो आएगा वो मैक्सिमम लेंथ बाय मिनिमम लेंथ का स्क्वायर है। अगर ये इजी सी चीज है, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। विद इन ये भी 10 सेकेंड आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए पूरा कॉपी करिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है, रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है, वो सब चीजें की हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पूरा एक अलग से चैप्टर है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा फर्क है। कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो टाउ है, टाउ इज व्हाट, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम, वो हमारा कम हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऑब्वियसली ज्यादा टकराना होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, G इज कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। सो बेसिकली G जो होता है वो 1/R होता है। R का यूनिट बेटा ओम होता है, तो G का यूनिट 1/ओम होगा या तो मो होता है, मो। उसका कुछ इस तरह से सिंबल दिखाई देता है, ये उसका यूनिट है मो, यानी ओम का, ओम हमारा ऐसा होता है ना, ओम हमारा ऐसा होता है, उसका उल्टा कर दिया तो ये बन गया मो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करती हूँ तो वहां बिल्कुल उल्टा होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है तो कंडक्टिविटी राइज हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ग्राफ, मतलब पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अल्फा भी बढ़ते जाएगा, इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो अल्फा है वो कम होते जाएगा। फिर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी बेटा वापस हम लोग कंडक्टर्स के सेक्शन में आ गए, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स का तो थोड़ा सा पार्ट है, वो हम वापस सेमीकंडक्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम वापस अभी कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो ये मैंने कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो रो टी इज रो नॉट 1 प्लस इंटीग्रल अल्फा डी टी, दिस इज द आइडियल फॉर्मूला। Similarly, resistance का RT is R0 1 plus alpha dt. R0 is the resistance at 0 degree Celsius and RT is the resistance at T degree Celsius. Similarly, rho naught is the resistance at 0 degree Celsius and rho T is the resistance at T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर अल्फा आपका कांस्टेंट है तो आपका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, रो टी इज रो नॉट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर टी इज आर नॉट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर अल्फा की वैल्यू थोड़ा सा रीअरेंज करके हमको मिल गया रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। दिस रो टी माइनस रो नॉट इज व्हाट, इट इज द चेंज इन द रेजिस्टिविटी, जिसको मैंने डेल्टा रो से डिनोट किया है। सो अल्फा इज डेल्टा रो बाय रो नॉट डेल्टा थीटा, या तो फिर आप अल्फा को रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, या तो फिर डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद अभी ये कुछ स्पेशल केसेस हम लोग ने डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बेटा दो रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टिविटी आर नॉट 1 है, अल्फा 1, टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी आर नॉट 2 है और अल्फा 2 है। अब ये दोनों को सीरीज में लगाया तो इन दोनों का जो नेट अल्फा होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है समीशन आर अल्फा बाय आर। मतलब एग्जांपल के तौर पे लिख लिया आर नॉट 1 अल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 2 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2। ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने एज इट इज उतार दिया, कुछ दम नहीं है बात में। अभी बेटा अगर आपका जो नेट अल्फा है वो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका नेट अल्फा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होते जाएगी। अगर आपका जो अल्फा इक्विवेलेंट यानी जो सीरीज का आंसर है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा हो और इसका रेजिस्टेंस कम हुआ हो, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया।
तो उस केस में हम लोग यहाँ पे अल्फा इक्विवेलेंट को 0 डाल देंगे। तो बेटा अगर मैं इसको 0 डाल दूं तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर नॉट अल्फा 1 प्लस आर नॉट अल्फा 2, आर नॉट 2 अल्फा 2 इज 0। तो वहां से हमको मिलेगा आर नॉट अल्फा 1 इज माइनस आर नॉट 2 अल्फा 2। तो ये हमको रिलेशन मिला एंड ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर सीरीज में लगे हैं और सीरीज में लगने के बाद उनको जो नेट अल्फा है वो 0 है, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन दोनों का आ जाएगा इन सीरीज। वही चीज अगर हम पैरेलल में दो को लगा दें तो जो अल्फा पैरेलल है दैट इज समीशन अल्फा बाय आर अपॉन समीशन 1 बाय आर, दैट इज अल्फा 1 बाय आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 बाय आर नॉट 2 अपॉन 1 बाय आर नॉट 1 प्लस 1 बाय आर नॉट 2। अब इसमें भी आपको बोल दिया कि जो नेट अल्फा है वो 0 है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अल्फा 1 बाय आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 बाय आर नॉट 2। तो इसको ये साइड लेके आएंगे तो बचेगा आर नॉट 1 बाय आर नॉट 2 इज माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा 2। तो यहाँ पे आर और अल्फा का आपको डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और यहाँ पे आर और अल्फा का आपको इनवर्स रिलेशन आ रहा है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे भी वैसा ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर अल्फा इक्विवेलेंट आपका पॉजिटिव सो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर आपका अल्फा इक्विवेलेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस कम होगा। ये दोनों केसेस बिल्कुल सेम रहेंगे। इफ अल्फा इज पॉजिटिव इक्विवेलेंट देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। इफ अल्फा इक्विवेलेंट इज नेगेटिव देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। यस, मूविंग अहेड। अभी जो मैंने आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताया उसी के ऊपर हमें ग्राफ देख रहे हैं। सो बेटा ऑन द एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग टेम्परेचर एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा tan थीटा दैट इज ऑब्वियसली चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसकी वैल्यू आती है आर नॉट अल्फा। आर नॉट इज अ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। तो ये पूरा टर्म एक कॉन्स्टेंट हो गया। इसी का यूज करके हम एक शॉर्टकट डिराइव करेंगे और सम बहुत इजीली कर पाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पे 40 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, 90 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम रेजिस्टेंस है। तो 60 ओम जब रेजिस्टेंस होगा वो टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट मैं यूज करने वाली हूँ दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 इज अ कांस्टेंट। तो पहले बेटा मैंने इन दोनों का रिलेशन ले लिया दैट इज 50 माइनस 40 अपॉन 90 माइनस 10। उसके बाद आप चाहो तो इन दोनों का ले लो, मैंने इन दोनों का लिया वापस इन दोनों का। तो दैट इज 60 माइनस 40 अपॉन T माइनस 10। तो यहाँ से मुझे 170 डिग्री को सॉल्व करके आ गया है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। इसके अलावा आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व करना, मतलब ये एज इट इज रखना और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर आप देखोगे 170 ही आएगा। आप चाहो तो ये करके देख सकते हो, ठीक है? ओके। अब बेटा ये एक एज इट इज क्वेश्चन फंसता है। अगर आया तो कुछ सोचना मत, कुछ सॉल्व मत करना, डायरेक्ट सिर्फ ये मार्क करके आना। हालांकि आने की चांसेस मतलब कम है, बट इन केस अगर आ गया तो आप एज इट इज लिख के आ जाना। यहाँ क्या बोला है, VI ग्राफ है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये जो पिंक वाली लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो आपको पूछा जाता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो किसको प्रोपोर्शनल होता है। सो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा एज इट इज। मार्क करके आना, डोंट थिंक 2 सेकेंड्स में इनफैक्ट आपने देखा क्वेश्चन एंड आप मार्क करके आ गए। इसके अलावा यहाँ पे अगर I होता और यहाँ पे V होता तो भी आपका रिलेशन मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा ही होता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, ठीक है? अब नेक्स्ट इज कलर कोड। ये बहुत ही इजी है, बहुत मजेदार है। मतलब बचपन में छोटी छोटी चीजें अपन को कैसे अच्छी लगती थी, मुझे भी ये बहुत ही पसंद है। मतलब एकदम इजीली मजा आता है ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो भाई अपने 4 मार्क्स एकदम पक्के हैं, ऐसा समझ लीजिए। अभी देखिए बेटा यहाँ पे ऐसे पहले हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। कार्बन रेजिस्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? तो उनपे है ना उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी जाती। 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम ऐसे नहीं लिखा जाता। वो लोग क्या करते हैं, इन रेजिस्टर्स पे ऐसे 3 बैंड्स बनाते हैं एक साइड और एक साइड चौथी बैंड बनाते हैं। कभी कभी ये चौथी बैंड होती भी नहीं है।
तो आपको जैसे अगर ये रेजिस्टेंस है तो बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा होता है। ये साइड 3 लाइन्स और ये साइड चौथी लाइन होती है, या तो हो सकता है ये चौथी लाइन कभी कभी ना हो, सिर्फ 3 ही लाइन्स हो। तो ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है, और ये लाइन हमारी 3 है, और ये लाइन हमारी 4 है। तो बेटा जो फर्स्ट कलर होता है, दैट इज द फर्स्ट बैंड, वो हमको फर्स्ट डिजिट देता है। जो हमारा सेकंड बैंड होता है वो हमको सेकंड डिजिट देता है। जो हमारा थर्ड बैंड होता है वो हमको थर्ड डिजिट हमको मल्टीप्लायर देता है। और जो फोर्थ बैंड होता है वो हमको टॉलरेंस देता है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि जो फोर्थ बैंड है वो हमको टॉलरेंस देता है। मिस कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करो, मैं एक एग्जाम्पल लूंगी तब आपको इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स लिखे हैं। फर्स्ट इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा है कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मल्टीप्लायर है, दैट इज 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4 एंड सो ऑन। जो बच्चे में नीचे के 3 कलर्स है, दैट इज गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्डन का जो +-5% है, बेसिकली दिस इज द टॉलरेंस, एरर आप बोल सकते हो। सिल्वर का है +-10% और नो कलर का है +-20%। ठीक है, इतना समझ गया। बस ये कलर सीक्वेंस कैसे याद रखें, कोई बात नहीं बेटा, ये एक मेथड है जिससे आप याद रख सकते हो। B.B. Roy of Great Britain has very gorgeous wife wearing gold silver necklace। ये इसको याद रखने का तरीका है। ये स्टेटमेंट आपको बुक्स में भी दिखेगा, यही स्टेटमेंट काफी सालों से यूज किया जा रहा है। B.B. Roy ऑफ के लिए आपको लेटर नहीं लेना है। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गॉर्जियस वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। पहले आप स्टेटमेंट याद कर लीजिए। अब बेटा इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बी, जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए वो इंपॉर्टेंट है। BBROY, ये G, ये B, ये V, वापस ये G, W, G, S and N। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करना है। आप देखो कैसे, ये B है ना, फर्स्ट ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो ये इस सीक्वेंस से आप ये एक जगह से फटाफट लिख लेंगे, और फिर आपको 0 से स्टार्ट करना है। बच्चे यहाँ एक सिली मिस्टेक करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, पूरी गड़बड़ हो जाती है। ये मिस्टेक मत करना, 0 से शुरू करके आप इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ये जो पहला कलर है ये आप रेड मान लो, ठीक है ना, जो मैंने बनाया यहाँ पे। तो रेड का क्या है बेटा, फर्स्ट डिजिट, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये 2 हो गया। दूसरा येलो, येलो हमको दूसरा डिजिट देगा, दैट इज 24। और ऑरेंज हमको मल्टीप्लायर देगा, मतलब इनटू 10 raised to 3, प्लस माइनस ये व्हाइट मान लो सिल्वर है, तो सिल्वर का कितना परसेंट है, 10%। दिस इज द आंसर। कितना इजी था, आई होप अभी समझ में आया होगा। ये जो हमने बनाया है ये कलर्स याद रखने के लिए है। ये हमारे फर्स्ट यानी डिजिट्स देते हैं और ये हमको मल्टीप्लायर देता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 बैंड्स हो सकती है या 3 बैंड्स हो सकती है। अगर 4 बैंड है तो चौथी बैंड हमको या तो गोल्डन या सिल्वर ही मिलेगी, जो आपको एरर देगी। अगर कोई भी बैंड नहीं है तो नो कलर में आपको 20% लिखना है। वैसे एक सवाल है, हालांकि वो प्रैक्टिकल केस है, आपको तो आ नहीं सकता। जैसे यहाँ से अगर ऐसे 3 बैंड्स दिए हैं तो बस मैं ये 1 2 3 लूं कि ये 1 2 3 लूं, बेटा एक साइड से डिस्टेंस कम होगी, एक साइड से डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जहां से डिस्टेंस कम होगी उसको आप 1 2 3 ले लेना। ठीक है, लेकिन बच्चे के मन में ऐसे ये प्रैक्टिकल चीज है, एग्जाम में तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया पूरा एग्जाम्पल, और ये वाला शॉर्टकट भी समझ में आ गया। ओके, सो मोर ओवर रेजिस्टेंस का जो सेक्शन था वो अभी हमारा खत्म हो गया है। अभी से हम इसके बाद से हम एक दूसरे सेक्शन पे जाने वाले हैं। चलिए जल्दी से ये कॉपी करिए।
तो अभी तक हमने जो देखा वो रेजिस्टेंस के सारे फॉर्मूलाज हम लोग देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस एल पे क्या डिपेंडेंसी है, एरिया पे क्या है, मास पे क्या है, डेंसिटी पे क्या है, टेम्परेचर पे क्या है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मोरओवर बच्चों को ये पता होगा, बट इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको सम्स करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो पहला हम शुरू कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है। यहाँ हम एन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, R4 ऐसे हमने लगाया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या आप बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो बेटा इस सर्किट से करंट फ्लो होने वाली है। हमेशा याद रखना सीरीज जब भी होता है तब करंट सारे रेजिस्टेंसेस सेम होती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। इन केस अगर रेजिस्टेंस दो सेम हुए तो ऑब्वियसली दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम आएगा। उसके बाद बेटा ये सारे रेजिस्टेंस को अपन ने कंबाइन कर दिया, जिसको अपन सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन इसको दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट हियर वेयर RS इज R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus dot 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 Rn, and voltage, net voltage that is V is V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 Vn। ओके, सो ये मैंने लिखा है बेटा करंट हमारी सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। अगर सपोज सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है R R R R और आपने ऐसे n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो n आइडेंटिकल रेजिस्टर के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी n इंटू R। उसके बाद बेटा करंट, करंट क्या होता है? करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या है सर्किट का? V, और जो नेट रेजिस्टेंस है वो RS है, तो ये V बाई RS हो गया। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली रेशियो V क्या होता है बेटा? पोटेंशियल V1 विल बी I R1, V2 is I R2, V3 is I R3 and so on. So V1 is to V2 is to V3, करंट सबका कॉमन निकल जाए ना, तो R1 is to R2 is to R3, ऐसे आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज बेटा, सपोज दो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाए हैं और जो बैटरी से कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल V है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ रहा है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ रहा है। तो इस V1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इसलिए एक फॉर्मूला है बेटा, V और R का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका ही रेजिस्टेंस यहाँ लिखोगे। सो V1 is R1 upon the sum of the resistance, that is R1 plus R2 into total potential V। सिमिलरली V2 निकालोगे तो V2 R2 के अक्रॉस है, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। यही चीज मैं आपको यहाँ भी बताने वाली हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा, बट ये जो टेक्निक है, ये कैपेसिटर जो सेक्शन है वहां भी अपन यूज कर सकते हैं, ये मेथड फॉर्मूला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3, 4, 5, 10 कितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो एंड देन वी कनेक्टेड टू अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पैरेलल के केस में सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग है। R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2, R3 के अक्रॉस I3 एंड सो ऑन। Rn रेजिस्टेंस होंगे तो सबके अक्रॉस रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट अलग अलग आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 by Rn। नेट करंट इज I1 plus I2 plus I3 plus dot 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 In। तो यहाँ पे करंट अलग अलग होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसको भी पूरे को अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस पूरे का होगा RP। सो नेट रेजिस्टेंस and this is the battery and the net current is I। अगर बेटा यहाँ भी n रेजिस्टेंस हमने ऐसे पैरेलल में लगा दिए, n रेजिस्टेंस R R R R R, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R by N। यहाँ क्या हो जाता था? N into R। यहाँ बेटा जो पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होती है। मैंने वही लिखा है, RP is less than the smallest resistance। ठीक है,
यहाँ पे वोल्टेज निकालने का तरीका करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, तो करंट इज आई या नेट करंट भी आप बोल सकते हो, और रेजिस्टेंस टोटल करंट इज आरपी, वो हमने लिख दिया। अगर आपको बेटा करंट का रेशियो निकालना है तो कैसे, तो बेटा करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स है, तो I1 is to I2 is to I3 is 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। यहाँ कैसे कर रहे थे, डायरेक्ट था ना, तो R1 is to R2 is to R3 इस तरह से निकाल रहे थे, और यहाँ इनवर्स रिलेशन है। ओके, अभी दो रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में लगाए हैं, ऊपर R1 नीचे R2, जो करंट अंदर आ रही है वो I है, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी, ऊपर गई I1 और नीचे गई I2। आपको I पता है, R1 R2 पता है, आपको I1 और I2 ये ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज के फॉर्मूला बताए थे, यहाँ करंट के फॉर्मूला है। सो हियर I1, बेटा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जब अपन I1 लिखेंगे ना तो सामने वाले का रेजिस्टेंस लिखना है, तो यहाँ R2 आएगा, बिकॉज I और R का इनवर्स रिलेशन है ना, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, तो V1 लिखोगे तो सामने R1 आएगा। यहाँ I1 निकालना है तो सामने वाले का रेजिस्टेंस R2 अपॉन दोनों का एडिशन R1 प्लस R2 इंटू जो करंट अंदर आई, दैट इज I। ठीक है, उसके बाद I2 निकालने का तरीका, I2 निकालोगे तो सामने वाले का रेजिस्टेंस R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन R1 प्लस R2 इंटू जो टोटल करंट अंदर आई, दैट इज I। इतना समझा, वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन था बेटा, तो अगर V1 की बात करोगे तो R1 लिखोगे, V2 की बात करोगे तो R2 लिखोगे, यहाँ इनवर्स रिलेशन है, तो जब I1 होगा तब R2 लिखोगे, जब I2 होगा तब R1 लिखोगे। ठीक है, दूसरा बेटा, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और आपको नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो फॉर्मूला वही है 1 by R1 प्लस 1 by R2, लेकिन उसको हम अगर आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, ये लोग ऊपर R1 प्लस R2 लिखते हैं और नीचे R1 इंटू R2 लिखते हैं। पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसको याद रखा माँ से। माँ हम सबको कभी भूलने जैसी चीज है ही नहीं, तो यहाँ पे भी हम वही चीज का यूज कर लेंगे। माँ देखो किस तरह से हमको बेनिफिट करेगी, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, माँ ना तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन, हमेशा कंफ्यूजन होता है, ऊपर एडिशन नीचे मल्टीप्लीकेशन, कभी घाई में ना हम लोग उल्टा लिख देते हैं, तो ये नहीं भूलोगे, मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे एडिशन। उसके बाद एक और शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल का, दैट इज हाफ ऑफ द एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे R1 और R2, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ लिख देती, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, जैसे ये रेजिस्टेंस 30 है, ये भी रेजिस्टेंस 30 है, तो जो पैरेलल का आंसर होगा वो 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस 10 है, ये रेजिस्टेंस 10 है, तो जो पैरेलल का आंसर आएगा नेट रेजिस्टेंस का, वो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दो शॉर्टकट्स मैंने आपके लिए रखे हैं, आपको यूज आ सकते हैं, ये भी बहुत काम के, इसमें से इसका तो इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, बट ये अच्छा खासा सम्स में आप यूज करने वाले हो। ठीक है, तो ये पूरी चीज थोड़ा सा ज्यादा बोर्ड भर दिया है, मुझे भी पता है, बट यानी मैं चाहती थी कि सब एक ही बार में आपके सामने आ जाए, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको। यहाँ पे क्या सेम होता है, यहाँ पे करंट सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, यहाँ पे 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 डॉट 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 1 by Rn इज 1 by Rp। यहाँ पे नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, यहाँ पे नेट करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन। यहाँ पे जो Rs है वो N इंटू R है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे R by N है। यहाँ पे नेट करंट इज वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यहाँ भी वही है, ये देखा जाए तो Rs V होता है ना, वही यहाँ लिखा है V इज I इंटू RP, यहाँ ये हो जाएगा V इज I इंटू RS, और बाकी तो ये रेशियो की कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए कॉपी करिए। मूविंग हेड, काफी सारी बातें हो गई रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब हम थोड़ी बहुत बातें करने वाले हैं बैटरी के बारे में। बैटरी इज द सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब अगर बैटरी ही नहीं होती तो हमारी करंट फ्लो ही नहीं होती। तो अभी हम कुछ चर्चा, काफी सारी इनफैक्ट डिटेल चर्चा हम पूरी की पूरी बैटरी के बारे में करने वाले हैं। तो बैटरी के केस में ऐसे दो लाइन
लाइन आपको, ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ी डंडी है ये पॉजिटिव होती है और ये जो छोटी डंडी है ये नेगेटिव होती है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये जो बड़ी डंडी है ये साइड को हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे और ये साइड को हम लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बोला था जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे, दैट V इज IR। वहां पे वो जो V है दैट इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक एग्जाम्पल से बताऊंगी तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। देख बेटा, यहाँ पे ये बड़ी डंडी, ये छोटी डंडी, बड़ी डंडी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और छोटी डंडी का पोटेंशियल -5 वोल्ट है। अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ही इजी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बट ये लोअर पोटेंशियल खुद ही -5 है, तो ये कितना आ गया 15 वोल्ट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज 15 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले काफी लोगों को ऐसे लगता है, मिसकंसेप्शन होता है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स देती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। बैटरी सिर्फ क्या कराती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम सके, यानी सर्किट में घूम सके। और जब वो सर्किट में घूमते हैं तब वो क्या करते हैं, हमारा जो भी अप्लायंस है, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो सबको एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी लेके वो चीज ऑपरेट होती है। सो बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, और इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, हमारा जो भी अप्लायंस है उसको चलाना। ठीक है, मतलब वो जो एनर्जी आता है वो सारी की सारी एनर्जी इन अप्लायंसेस को दे देता है, जिस एनर्जी की वजह से हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द एनर्जी कैरियर्स। बैटरी हमारी एनर्जी की सोर्स है और इलेक्ट्रॉन्स वो कैरियर्स हैं जो उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके ये एंड को पॉजिटिव लेंगे और ये एंड को नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मैंने आपको बोला करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, मतलब ये हायर और ये लोअर। अगर सपोज हमारी करंट ऐसे जाती, ये यानी ऐसे जाती इस डायरेक्शन में, तो ये हायर हो जाता, ये लोअर हो जाता। तो वही लिखा है, अक्रॉस रेजिस्टेंस पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस में डिसाइड करेंगे कि कौन सा हायर पोटेंशियल है और कौन सा लोअर पोटेंशियल है। दिस पोजीशन ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस कैन बी इंटरचेंज। मतलब अगर आप चाहो तो बैटरी की जगह रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस की जगह बैटरी लगा दो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज, यहाँ आप देख सकते हो दो बैटरीज हमने लगाई है। ये है बैटरी जिसका EMF E1 है और ये है बैटरी जिसका EMF E2 है। अभी मुझसे EMF क्या है, अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। बेटा E1 E2 आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, बट डिटेलिंग में अभी मैं आगे और कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि E लिख रहे थे, एज इन हम लोग अभी तक VV में डिस्कस कर रहे थे, अभी सडनली ये E कहाँ से आ गया। सो डोंट हैव टू वरी। अब देखो बैटरी दो है जिसका EMF E1 और इसका EMF E2। ये पहली वाली बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, दूसरी वाली बैटरी भी चाहती है करंट ऐसे फ्लो। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, खुद भी आगे जा रहे हैं, दूसरे को पुश कर रहे हैं, मतलब हाँ हम दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है असिस्ट या सपोर्ट। सो जो नेट EMF होगा, जो नेट EMF होगा वो हो जाएगा बेटा अपना E1 प्लस E2। सो द नेट EMF इज द एडिशन ऑफ E1 प्लस E2। लेकिन अगर यही हम अपोजिंग की बात करें, अपोजिंग का मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो बैटरी लगी है, ये बैटरी E1, ये बैटरी E2। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये वाली बैटरी चाहती है करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो और ये वाली बैटरी चाहती है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अब करंट किसका सुनेगी, E1 का सुनेगी कि E2 का सुनेगी। सिंपल बेटा, अगर E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा हुई तो E1 का सुनेगी, अगर E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा हुई तो E2 का सुनेगी। मैंने वही लिखा है, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 तो जो नेट EMF होगा वो इस तरह से होगा, मतलब जो EMF जो E1 का डायरेक्शन होगा उस तरह से। देखो अगर E1 बड़ा है तो, और अगर E2 बड़ा है तो हमने E2 के जैसी बैटरी ड्रॉ की है और यहाँ पे नेट EMF E1 माइनस E2 लिखा है और यहाँ पे नेट EMF E2
माइनस E1 लिखा है। तो ये केस है जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो नेट ईएमएफ ऐड हो जाता है, और ये वाला केस है जहां दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही है तो जो नेट ईएमएफ है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और डायरेक्शन कैसा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिसाइड कैसे करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्या हमको क्लैरिटी आ जाए। देखो बेटा, यहाँ 2 बैटरी लगाएंगे। एक और तरीका है सपोर्टिंग है कि अपोजिंग। बेटा सपोर्टिंग में ना ऑपोजिट्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है, ये प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है, या बोलो माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब 2 बैटरीज एक दूसरे को अपोज करती हैं तब उनके सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस कनेक्टेड है या प्लस प्लस कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखो, ये बैटरी है बेटा 12 वोल्ट की, और ये वाली बैटरी है सपोज कितना लूं 5 वोल्ट की, ठीक है। अब ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, और ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो। मतलब ये बैटरी चाह रही है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, और ये बैटरी चाहती है करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो। अब करंट किसका सुनेगी? ऑब्वियसली जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब 12 वोल्ट वाली बैटरी का करंट सुनने वाली है। तो जो नेट ईएमएफ होगा वो तो बेटा अपना हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज 7 वोल्ट। और हमने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना है ना, 12 वोल्ट क्या चाहती है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, तो इसके लिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया। इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पे भी हमारी 2 बैटरी है, लेट दिस बी 4 वोल्ट एंड दिस बी 10 वोल्ट। 4 वोल्ट चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, 10 वोल्ट चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो। अब हमारी करंट किसकी बात सुनेगी बेटा? अब हमारी करंट जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी बात सुनेगी। तो नेट ईएमएफ विल बी 10 माइनस 4 दैट इज 6 वोल्ट, और हमारी जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो होगी सर्किट में, दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको कैसे वर्किंग होती है इसकी? ठीक है, चलिए जल्दी से ये पूरा कॉपी करिए। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, जो कि आपके जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से ऐसा लगता है कि ये एक फोर्स है, बट आइडियली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। तो आपको इतना चीज तो पता है बेटा कि बैटरी जो होती है वो एनर्जी का सोर्स होती है, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन एनर्जी के कैरियर्स होते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वही एनर्जी वो हमारे एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल सर्किट जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं बेटा। देखो आइडियली स्पीकिंग आप सबको पता है हम बैटरी को कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी बैटरी की 2 डंडी हो गई, और उसके बाजू में हम ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। बैटरी के अंदर भी कुछ अपोजिशन होते हैं। आपने केमिस्ट्री में बैटरी की डिटेलिंग पढ़ी होगी, बैटरी हम बनाते कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड ऑल। तो यहाँ पे ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम एक्चुअली इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट फिलहाल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। आप जब भी आप आगे सर्किट ड्रॉ करोगे तब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, दोनों डंडी को बाजू बाजू में, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके बाजू में ड्रॉ करोगे। बट आइडियली स्पीकिंग ये खाली सिंबलाइज है कि हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअली ये बैटरी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, बाजू में नहीं होता, ठीक है बेटा। ओके, अभी देखो यहाँ पहले हम ईएमएफ की बात करें। ईएमएफ है क्या? ईएमएफ इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यानी हमको एक यूनिट चार्ज को यहां से लेके जाना है और वापस यहीं लेके आना है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वही हमारा ईएमएफ होता है। आप सबको पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वापस बैटरी के अंदर आना है, तो वापस इसी जगह पे आना है। तो ये पूरा चक्कर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। या तो फिर अगर आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि अगर सपोज एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन,
और 10 इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्कल करने के, सर्कल मतलब पूरा राउंड घूमने के, इसके आजू बाजू से गोल घूम के यहाँ पे वापस आने के लिए 120 जूल एनर्जी लगती है। 10 इलेक्ट्रॉन को यहां से नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होकर वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आने के लिए 120 जूल एनर्जी यूज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जाके वापस यहीं आने में कितनी एनर्जी लगेगी? सो दैट इज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल चार्ज, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को यहां से वापस यहीं पे आने के लिए, मैं यहाँ पे ई को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, हाँ तो 10 ही लिख देते हैं, ठीक है, अब ज्यादा बेटर होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्कल करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है मान लो। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जाके वापस यहीं आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट इज 12 जूल। सो दिस 12 जूल इज द ईएमएफ, जूल पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? ये जूल हो गया डिवाइडेड बाय द इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम। समझ में आ गया? सो 12 जूल पर कूलम इज द ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? देखो यहां से इस टर्मिनल से शुरू होके, ये एक्सटर्नल सर्किट है ना, ये तो बैटरी के अंदर हो रहा है, तो मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात करूं, आपको इंटरनल सर्किट को देखना ही नहीं है, जो उसके अंदर बैटरी के अंदर हो रहा है, फिलहाल उसको मत सोचो। अगर बैटरी इलेक्ट्रॉन को इस जगह से आने के लिए वापस यहां आने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज 100 जूल। 10 इलेक्ट्रॉन को जो यहां से शुरू होके वापस यहां तक आने की जो एनर्जी लगती है दैट इज 100 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जाके यहां तक आने में कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज 10 जूल पर कूलम। सो दैट विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है या जो वर्क हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से शुरू होकर वापस यहां आने में जो एनर्जी लग रही थी दैट इज 12 जूल पर कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसको 12 जूल लग रही, तो ईएमएफ हो गया 12 जूल पर कूलम। अब इसी इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से शुरू होकर वापस दूसरे टर्मिनल तक जाना है, उसमें उसको कितना एनर्जी लगेगा? दैट इज 10 जूल पर कूलम। तो बाकी के 2 जूल पर कूलम कहाँ गए मिस? बेटा यहां से यहां आने में भी तो कुछ वर्क जाएगा, कुछ एनर्जी जाएगी अंदर बैटरी के अंदर, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक जाने के लिए भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी चली जाएगी, दैट इज 2 जूल पर कूलम। और वो 2 जूल पर कूलम हम यूज नहीं कर पाते। बैटरी ने दिया कितना? बैटरी ने भले ही इलेक्ट्रॉन को टोटल, एक इलेक्ट्रॉन को 12 जूल एनर्जी दी, उसमें से हमने सिर्फ 10 जूल यूज की, और वो 10 जूल करके आप जो भी अप्लायंस यहां लगा दोगे वो चल जाएगा, लेकिन बाकी की जो 2 जूल है वो इस बैटरी के अंदर ही वेस्ट हो गई। समझ में आया? तो ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ईएमएफ यहां से शुरू होकर वापस यहीं तक आने में जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को, वो हमारा ईएमएफ होता है। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगती है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाती है जो हमारे कुछ काम की नहीं है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल, अंदर ही हो रहा है, हमारे कुछ काम की नहीं है। समझा? सो ईएमएफ इज वर्क बाय चार्ज, टोटल वर्क है ये, टोटल वर्क। मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड बैक टू द सेम टर्मिनल, एंड बैक टू सेम टर्मिनल। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके यूनिट्स है जूल पर कूलम। जूल को आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, या तो दूसरा यूनिट वोल्ट है। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इज द आउटपुट अक्रॉस द बैटरी, जो हमको आउटपुट मिलता है, जो बैटरी ने हमको आउटपुट दिया, जो हम यूज कर पा रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी ने भले ही ज्यादा दिया बट हम यूज कितना कर पा रहे हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस is between the 2 points is current flowing through the circuit into resistance of that section. समझा? Okay. नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ये अंदर, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। आपको पता है एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो उन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है।
लेकिन मैंने आपको ये भी बोल दिया कि आइडियली हम इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम दोनों डंडी को एक जगह और स्मॉल रेजिस्टेंस उसके बाहर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, तो बैटरी ने हमको दिया E, उसमें से हमने यूज किया V, और ये I इंटू स्मॉल r बैटरी के अंदर वेस्ट हो गया। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला? E इज माइनस आई आर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, बैटरी ने आपको कितना दिया था? 12, आपने यूज कितना किया? 10, और अंदर वेस्ट कितना हो गया? 2। समझ में आया? तो जो हम यूज करते हैं दैट इज 12 माइनस 2, तो आपको 10 आ जाएगा। सो V इज E माइनस I इंटू आर। जो बैटरी ने दिया उसमें से कितना वेस्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको हमारा पोटेंशियल मिल जाएगा आउटसाइड द सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट। उसके बाद यहां से आप चाहो तो बेटा देखना जरा, आप V को I इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हो ना, तो ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर प्लस I, यहां से ये वाले से लिखा है, ठीक है ना, I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर इज E। तो I कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। सो करंट इज व्हाट? इट इज द EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वापस सुनना, व्हाट इज द करंट? करंट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको उस जो भी पॉइंट्स है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, तो भी आप करंट निकाल सकते हो I इज V बाय R करके। या तो फिर अगर आपको बैटरी का EMF पता है तो आपको सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है सब पता होने चाहिए, तो I इज E अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। कितने रेजिस्टेंस है? एक है कैपिटल R और एक है स्मॉल r, तो वही लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V इज I इंटू आर, तो यहाँ से I का फॉर्मूला V बाय R भी होता है। अब I की जगह अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये V का एक और नया फॉर्मूला मिल गया। एक ही चीज को मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिख रही हूँ, बट सारे फॉर्मूला इसके इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये रीअरेंज करना है, कुछ बड़ी बात नहीं, आप लोग कर लोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? यहां से अगर आप फॉर्मूला से देखो, कहां से? यहां से देखते हैं, यहां से, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? E माइनस V बाय I होता है V बाय R, तो R ऊपर आ गया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया E बाय V माइनस 1, और बाहर कैपिटल R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा तेरा? E बाय V माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? पूरी अच्छी तरह से समझा? वापस याद कर लेना, EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। EMF जो बैटरी हमको देती है एक इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए एनर्जी, लेकिन हम पूरी की पूरी यूज नहीं कर पाते, उसमें से कुछ हिस्सा ही हम यूज कर पाते हैं और कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। तो जो हम यूज कर पाते हैं वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने मेरी 100% आपको दे दी, जितनी भी नॉलेज मुझे पता होती है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें से हो सकता है आपको समझ में सब आया हो या 90% समझ में आया, तो कुछ कम आपको समझ में आया। वैसा यहाँ हो रहा है, बैटरी सारी एनर्जी दे रही है जो उसके पास थी, बट कुछ वेस्ट हो जाती है और कुछ ही हम यूज कर पाते हैं। तो जो हम यूज कर पाते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस सेक्शन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, वापस थोड़ा सा बैक हो जाइए और वापस एक और बार देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम आगे बहुत जगह अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। मूविंग अहेड, अभी जो हमने EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस देखा, उसकी थोड़ी सी बातें और करते हैं। कुछ केसेस है बैटरी के, वो हम देख लेते हैं। अब पहले केस में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब ये हमारी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बैटरी धीरे धीरे अपने यानी बैटरी एनर्जी दे रही है ना, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होते जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? बैटरी इज डिस्चार्जिंग। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ बोल दो या यहाँ बोल दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज नॉर्मल E माइनस IR, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाला केस है जो अभी हमने जस्ट देखा। दूसरा केस बेटा ऐसा है कि हमारी जो बैटरी है उसको हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, अब वो खुद चार्ज हो रही है। आपको पता है रिचार्जेबल सेल्स आते हैं,
यानी पहले वो सेल्स जो होते हैं उनको हमको चार्ज करना पड़ता है, फिर एक बार वो चार्ज हो गए फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं रिमोट्स में ताकि वो डिस्चार्ज होने लगे। तो ये वैसा ही केस है। तो यहाँ पे हमारी इसकी बैटरी खत्म हो गई, हमने पूरा यूज कर दिया, ये खाली हो गया, तो अभी आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने एक बड़ी सी बैटरी और लगाई जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज ग्रेटर देन ईएमएफ और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ई प्लस आई इंटू आर। दोनों में डिफरेंस समझना, यहाँ हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट इज V इज E माइनस आई आर। यहाँ हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, कोई दूसरी बैटरी हमने बड़ी बैटरी लगाई है जो इसको चार्ज कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज E प्लस आई आर। हालांकि ये केस आपको थोड़ा सा कम पूछा जाता है, आपको मोर ओवर यही केस याद रखना है, ठीक है। बट जैसा आपको पता है हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में अगर आ गई तो हम क्या करेंगे, सो वी डोंट हैव टू टेक एनी चांस, ठीक है। नेक्स्ट केस 3, व्हेन बैटरी इज ओपन सर्किट, मतलब बेटा हमने स्विच क्लोज ही नहीं किया, ये ओपन है, तो आपको पता है यहाँ पे से करंट फ्लो ही नहीं होने वाली है। आप सबको पता है V का फॉर्मूला क्या है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। बेटा अगर करंट फ्लो ही नहीं होगी तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया, तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज इक्वल टू EMF। सो ओपन सर्किट के केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट इज केस 4, बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। इसका मतलब है कि हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं लगाया, ठीक है। तो बेटा एक्सटर्नल सर्किट हमारा जीरो है, तो करंट का फॉर्मूला E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। बेटा ये वाला टर्म तेरा जीरो हो गया, तो ये हो गया I मैक्सिमम। ये टाइम पे करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो होती है विच इज E बाई R, और सच बोलूं तो हमारा जो सर्किट है वो इस टाइम पे जल भी जा सकता है, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत हाई करंट फ्लो होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है एंड द सर्किट माइट बर्न, ठीक है। इसे इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। सो V इज I इंटू आर होता है बेटा। अब तेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। तो देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के अलग अलग फॉर्मूला किए, V इज E माइनस आई आर, V इज E प्लस आई आर, V इज इक्वल टू E एंड V इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये 4 केसेस हैं, ये एज इट इज आपको अपने बुक में उतार लेनी है, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। चलिए बेटा लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बहुत ही इजी सेक्शन है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग करेंगे, मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज आप सबको पता है, जैसे हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, इस बार हम सेल्स को सीरीज में लगा रहे हैं। तो ये हमारी पहली सेल, इसका EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरी सेल, इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तीसरी सेल EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 एंड सो ऑन। और इसको हमने फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया। तो जो नेट EMF है इस बार आप देख रहे हो कि सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो, ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो हो। सो मींस ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर। सो E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस डॉट 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 En। सो दिस इज द नेट EMF। अभी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा सारे जो भी अपने बैटरी है उनके जितने भी सेल्स अपन ने सीरीज में कनेक्ट किए ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सारे रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। अगर ये सारे EMF सेम हुए E, तो ये हो जाएगा N इंटू E। अगर ये सारे रेजिस्टेंस भी सेम हुए तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा N इंटू स्मॉल r, where स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी। अभी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बोला था करंट इज नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF इज E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो यहां से अपन अगर सारे सेल्स सेम है तो NE हो जाएगा, और सारे रेजिस्टेंस भी सेम है तो NR हो जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला मिला N इंटू E अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r, ठीक है।
उसके बाद अगर बेटा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा छोटा है, या आर इक्विवेलेंट से आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो बेटा इसको आप इग्नोर कर दो, ये स्मॉल आर इग्नोर कर दो, तो क्या बचा एन इंटू कैपिटल ई अपॉन एन इंटू स्मॉल आर, एन और एन कट गया तो ई बाय स्मॉल आर। या दूसरा केस ले ले, कैपिटल आर इज वेरी वेरी लार्ज देन आर इक्विवेलेंट, तो फिर बेटा ये वाला टर्म हमारा इग्नोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू कैपिटल ई बाय आर, ठीक है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला बेटा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर के फॉर्मूला वैसे तो आप वी आई लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर लिख सकते हो, या वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर आर लिख के बताया है, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला बेटा जो अपना है एज इट इज उतार लिया, एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर एंड द होल रेज टू स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अभी बेटा यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होगी, तो मैक्सिमम पावर तब मिलेगा जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के बराबर हो, मतलब एन इंटू स्मॉल आर के बराबर हो। तो आप इसको आर प्लस आर लिख सकते हो, या आप इसको एन इंटू स्मॉल आर लिख दो, तो कैपिटल आर की जगह मैं एन इंटू स्मॉल आर डाल रही हूँ और यहाँ भी एन इंटू स्मॉल आर डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो ये हो गया एन स्क्वायर ई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 एन आर प्लस एन आर उसका स्क्वायर, तो इसको मैं पैसे लिख लूँ 4 एन स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर में यहाँ एन था, एक ही एन कटा है और एक एन यहाँ से कट गया, तो ये हो गया एन ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर, ठीक है। ये कब होगा, मैक्सिमम पावर सीरीज के केस में। हाँ, आगे हम लोग पैरेलल करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है, फिर मिक्स की कंडीशन क्या है, सबकी कंडीशन हम ध्यान रखते जाएंगे। तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर एन आर के बराबर हो जाता है तब हमारा पावर मैक्सिमम होता है। और दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज करते हैं, तो बेटा इसमें अगर हमको ईएमएफ ज्यादा चाहिए तो हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, जब हमको नेट ईएमएफ ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना चाहते हो इस सर्किट से, तो जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए आर इक्विवेलेंट से, तब आप मैक्सिमम करंट इस सर्किट से ड्रॉ कर पाओगे। सो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन कैपिटल आर इज वेरी वेरी लार्ज देन आर इक्विवेलेंट। समझ में आया, ये सर्किट हम कब यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मोर ओवर फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें मेरा कुछ खास रोल नहीं था। तो चलिए अभी ये कॉपी करिए, इसके बाद हम पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग देखेंगे। चलिए अभी बेटा जो सीरीज हमने देखा ना उसमें एक छोटा सा केस और रह गया है। इसमें हमने क्या बोला कि भले हमारे पास टोटल सेल्स n है, लेकिन उसमें से हमने m सेल्स को उल्टा लगा दिया है, तो क्या कंडीशन की। बेटा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बेटा समझना ध्यान से कि सपोज ऐसे हमारे पास पहले कितने सेल्स ले लूं बेटा, चलिए 5 सेल्स लगे हुए थे, ठीक है, 5 सेल्स सीरीज में लगे हुए थे। सो हमारा जो n है वो 5 हो गया है, सो n इज 5। तो जो नेट ईएमएफ होगा बेटा वो आपका हो जाएगा n इंटू ई, दैट इज 5 इंटू ई। ये समझ गया। अब हमने क्या किया, इसमें से किसी भी एक को उल्टा कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 और एक ये 5। तो अभी आप देखोगे तो ये चारों चाहते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, और ये अकेला चाहता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज ई ई ई ई। तो ये जो 4e है ये इस तरफ है और ये वाला e इस तरफ है, तो हमारा जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 4e माइनस ई, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमको क्या समझा बेटा कि सिर्फ एक सेल को हमने रिवर्स किया, लेकिन उसने हमारे ईएमएफ को 2 नंबर से डिक्रीज कर दिया। जैसे पहले 5e था और अभी क्या आ रहा है 3e, तो आपने सिर्फ एक ही सेल को रिवर्स किया तो वो 2 इंटू ई से कम हो गया। उसी तरह से अगर मैं 2 सेल को रिवर्स करती तो क्या हो जाता, देखना हमने 2 सेल को रिवर्स किया तो ये ई ई ई चाहते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, दैट इज 3e, और ये 2e चाहते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब उसको अपोज करेंगे, तो हमारा e हो गया, हमारा 3e माइनस 2e सिर्फ e बचा। तो 5 सेल्स थे,
पहले जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, हमने 2 को उल्टा किया तो जो हमारा ईएमएफ है वो 4 से डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए यहाँ हमने कंक्लूजन निकाला कि आउट ऑफ n सेल्स अगर आप m सेल्स को रिवर्स करते हो तो आपका जो E इक्विवेलेंट है वो हो जाता है n इंटू ई माइनस 2m इंटू ई, वेयर n इज द total number of cells and m is the cells which are wrongly connected, मतलब जो हमने गलत कनेक्ट कर दिया, जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको उसको 2 इंटू एम करना है। तो मैंने e कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया n माइनस 2 इंटू स्मॉल m। हमेशा याद रखेंगे बच्चे क्या गलती करते हैं, जितनी सेल्स जैसे टोटल 10 सेल्स लगाए हैं तो 2 अगर हमने रिवर्स कर दिया तो वो 10 माइनस 2 कर देते हैं। नहीं, आपको करना है 10 माइनस 2 इंटू 2। अगर 3 सेल्स गलत लगा दिए तो 10 माइनस 2 इंटू 3, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है। और नेट रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो अभी भी वही रहेगा जो पहले था। तो रॉन्गली कनेक्ट होने से सिर्फ ईएमएफ में फर्क आता है, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आर इक्विवेलेंट अपना वही है n इंटू स्मॉल आर, टोटल रेजिस्टेंस भी वही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r इंटू एन, एंड द करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो E इक्विवेलेंट कितना है, n माइनस 2m इंटू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस एन आर। तो ये रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स के लिए एक छोटे से फॉर्मूलाज है, ठीक है। खाली ईएमएफ का ध्यान रखना, ये वाली चीज ध्यान रखना, ये भूलते हैं। चलिए कॉपी करिए। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने सारे सेल्स जिनका ईएमएफ अलग अलग है उनको पैरेलल में लगाया है। ये ईएमएफ सेम भी हो सकता है। तो यहाँ ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3, इसका ऐसे n सेल्स लगाए हैं, इसका ईएमएफ En और इंटरनल रेजिस्टेंस Rn, और हमने इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2, यहाँ से I3 और यहाँ से IN करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये हमारी टोटल करंट सर्किट में जो फ्लो होगी। So the total current is sum of individual current, so that is I1 plus I2 plus I3 plus dot 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 IN। और अगर हम ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका नेट रेजिस्टेंस निकालें तो आप देख सकते हो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल का आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है। 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। तो हम वही लगाएंगे, 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का ऐसे रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3, ऐसे आपको रेशियो मिल जाएगा। अगर कोई भी सेल आपने उल्टी लगाई है तो वहां पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। इसका यूज मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, इसमें कवर नहीं हुआ है। जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगी। यानी आपको पता है ना पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है वो भी हम आगे करेंगे, तब हमको ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बेटा। अगर सपोज n सेल्स हमने लगाए हैं पैरेलल में और सारे के सारे सेल्स का ईएमएफ सेम है, E, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो E होगा और जो R इक्विवेलेंट होगा वो R by N होगा। एंड द टोटल करंट इज E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया E अपॉन कैपिटल R प्लस R by N। अगर आप ऐसा बोलो कि हमारा जो कैपिटल R है वो R इक्विवेलेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये वाला जो अपना टर्म है इसको हम शायद उल्टा लिख दिया मैंने ना बेटा, यहाँ पे ये उल्टा आएगा। एक मिनट, हाँ इसको ऐसे कर देती, पहले रुक जाओ। इसमें अपन ऐसा मान रहे हैं कि R इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लार्ज देन R, तो आपका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा E अपॉन R बाई N, N ऊपर जाएगा तो हो जाएगा N E बाई स्मॉल r। अगर उल्टा बोलो कैपिटल R आपका R इक्विवेलेंट से बहुत बड़ा है तो आपका R इक्विवेलेंट 0 के बराबर हो जाएगा और ये E बाई R बन जाएगा। पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, I का फॉर्मूला एज इट इज उतार लिया बेटा, E अपॉन कैपिटल R प्लस R बाई N, उसका स्क्वायर इंटू कैपिटल R। बेटा अगर आपका R इक्विवेलेंट
करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गए तो आपका पावर वो टाइम पे मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू आती है Ne² by 4R. दिस इज द मैक्सिमम पावर. ठीक है, ये कब होगा? जब कैपिटल R R/N के बराबर होगा. और ये वाला कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं? R इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल R. तो ये सीरीज और पैरेलल दोनों हमने लिखे हैं. दोनों को साइड साइड में लिखना और जरा कंपेयर करके देखना, बिकॉज थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी सी रिवर्स्ड है. वहां पे ये कंडीशन नहीं थी, वहां पे इसकी उल्टी कंडीशन थी. वहां पे था कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्ज देन R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे है R इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल R. तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें हमको करंट ज्यादा मिलती है. वो वाला कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमको लार्ज EMF चाहिए, और ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं जब हमको लार्ज करंट चाहिए. ठीक है, चलो कॉपी करिए. अभी हम करने जा रहे हैं मिलिमन्स थ्योरम. ये आपको सम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. इसकी मदद से आप सम्स काफी इजीली कर पाएंगे. इसमें 4 सेक्शन है. मैं चारों सेक्शन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अब सबसे पहला सेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं सारी बैटरीज बिल्कुल एक जैसे कनेक्टेड है. ये हमारे रेजिस्टेंस है, आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल दो, कुछ भी. यानी सर्किट में रेजिस्टेंस R1 है, EMF E1, रेजिस्टेंस R2, EMF E2, रेजिस्टेंस R3, EMF E3. हमने ऐसा मान लिया. आपकी मर्जी, आप मान लो ये पॉइंट पकड़ के, और आप करंट को ऐसे मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और करंट माना, ऐसे करंट I1 जा रही है, ऐसे I2 जा रही है और ऐसे I3 जा रही है. अभी आप देखोगे कि हमारी जो करंट है और ये जो बैटरी करंट फ्लो कराना चाहती है वो दोनों भी सेम है. यहाँ हमारी करंट भी ऐसे हमने मानी है, और ये जो बैटरी है ये भी चाहती है करंट ऐसे ही फ्लो हो, तो ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम. इसको हम बोलते हैं सेम पोलैरिटी. ठीक है, ओके. तो अब क्या करना है बेटा? आपको नेट पोटेंशियल और किसी भी ब्रांच में करंट पूछा है, तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला है समीशन E/R अपॉन समीशन I/R. जैसे आप लिखोगे E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस EN/RN, ऐसे जितने भी कनेक्टेड हो. ठीक है, R3 का ले रहे हैं तो 3 ले लेती हूँ, आपको N तक आप जा सकते हो. हाँ बेटा, उसके बाद जो नेट रेजिस्टेंस यानी 1/R समीशन है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. इस तरह से आपको नेट या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. अब पहले वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसको हमने I1 नाम दिया. सो दिस I1 इज E1 माइनस V/R1, I2 is E2 minus V/R2. Similarly, I3 is E3 minus V/R3. ये भी आप लिख लेना. ठीक है, उसके बाद ये हो गया केस 1. इसके सम्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बेटा, तभी आएगा. दूसरा है मेरे पास केस 2. केस 2 में बेटा आप देखोगे कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट पकड़ा और हमने ऐसे माना कि इस तीनों पॉइंट से करंट बाहर जा रही है. मतलब I1 भी बाहर निकली, I2 भी बाहर निकली और I3 भी बाहर निकली. या तो आप यहाँ पकड़ के आप ऐसे भी करंट का डायरेक्शन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मेरा और इस बैटरी का डायरेक्शन सेम, मेरा और बैटरी का डायरेक्शन सेम, मेरा और बैटरी का डायरेक्शन ऑपोजिट. हम चाहते हैं करंट ऐसे फ्लो हो और ये बैटरी चाहती है करंट ऐसे फ्लो, तो दोनों ऑपोजिट है. सो दिस इज द रिवर्स पोलैरिटी या ऑपोजिट पोलैरिटी. ये सेम पोलैरिटी के हैं. तो क्या करेंगे मिस? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, खाली माइनस लेना है. देखो मतलब V लिखते वक्त E1, अरे बाप रे आधा लिख दिया मैंने, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3. जो रिवर्स है उसमें माइनस लगा देना है, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. नीचे माइनस नहीं आएगा, ये चीज नोट करना, लिख लेना. वहां पे भूलते हैं बच्चे, ऊपर भी माइनस लगाते हैं नीचे भी माइनस लगाते हैं. नहीं, सिर्फ EMF में माइनस करना है, वो रेजिस्टेंस में प्लस ही रहेगा, चाहे सेम पोलैरिटी हो चाहे रिवर्स पोलैरिटी हो. तो I1 कितना होगा बेटा तेरा? E1 माइनस V/R1. I2 कितना होगा? E2 माइनस V/R2. लेकिन I3 कितना होगा? माइनस E3 माइनस V/R3. माइनस क्यों लगाया बेटा? बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स है. ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है. ओके, उसके बाद केस 3, अगर किसी एक क्या बोल सकते हैं अपन, एक ब्रांच में बैटरी ही ना हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे E1/R1 पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, E2/R2 और E3 है ही नहीं ना, तो उसको 0 डाल दिया मैंने.
और बाकी सब एज इट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एज इट इज सॉल्व करना है। जो ईएमएफ नहीं है उसको 0 लेके बढ़ते जाओ आगे। तो करंट इन ब्रांच 1 I1 नॉर्मल फॉर्मूला E1 माइनस V/R1, I2 is E2 माइनस V/R2 एंड I3 E3 नहीं है तो 0 डाल दे बेटा, तो 0 माइनस V/R3। कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बट बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। तो जहां जहां मैं मिस्टेक करने का बोल रही हूँ वहां आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पे जब रिवर्स पोलैरिटी आता है तो नीचे भी माइनस डाल देते हैं, या तो ऊपर ही माइनस डालना भूल जाते हैं। तो बी केयरफुल, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और जब करंट लिखोगे तो जो बैटरी रिवर्स है, उल्टी लगाई है, उसके जगह आगे माइनस लगाना मत भूलना। जब किसी एक ब्रांच में सेल नहीं है तो उसका ईएमएफ तुरंत 0 ले लेना। अब फोर्थ केस में किसी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा। मतलब जिस आप बोल सकते हो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है उसका जो भी ईएमएफ होगा वही हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो इस ब्रांच का ईएमएफ कितना है E3, तो यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब I1 और I2 निकालने का वही तरीका, I1 is E1 minus V by R1, I2 is E2 minus V by R2। बस I3 कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तीनों जो करंट यहां से निकल रही है, अपन ने ऐसा मान लिया बाहर ही निकल रही है, पर आपको पता है ना जंक्शन पे जो नेट करंट होती है वो 0 होती है, मतलब इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट। तो तीनों सम यानी तीनों करंट का सम करके आपको 0 इक्वेट कर देना है। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहां से आप I3 निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ये मैंने आपको आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे नहीं जल्दी, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर देना, वरना बहुत टाइम दूसरे मेथड से चला जाता है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट मेथड। ठीक है, मैंने आपको चारों केसेस पॉसिबल है वो चारों आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो वापस अभी इसका एक काम आपका रहेगा कि इसके क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आपको डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊं। या कोई भी आपका सजेशन है या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है या कुछ चीज आपको नहीं आ रही, कुछ सम्स नहीं आ रहे, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। हम सीरीज ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, हम पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, अब बारी है मिक्स्ड ग्रुपिंग की। यहाँ हमने सीरीज और पैरेलल दोनों लगाए हैं। तो n सेल्स मैंने सीरीज में लगाए हैं और m रोज लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। हर एक रो में कितनी सेल्स है? n सेल्स। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि n सेल्स सीरीज में है और ऐसे हमने m ब्रांचेस लगाए हैं, m रोज लगाए हैं, where m इज द नंबर ऑफ रोज। तो टोटल हमने कितने सेल्स यूज किए हैं? दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ n इंटू m। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद अगर मैं हर एक रो की बात करूं तो इस रो का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? n इंटू ई, और इस रो का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू स्मॉल r। अगर हम पूरे सेल का नेट ईएमएफ निकालें तो वो n इंटू ई ही रहेगा, और नेट रेजिस्टेंस निकालें तो वो n इंटू स्मॉल r बाई m हो जाएगा, बिकॉज n सेल्स हमने सीरीज में लगाए हैं और m रोज लगाए हैं। तो ये तो वो सीरीज वाला हो गया और ये वो पैरेलल वाला हो गया, बट यहाँ दोनों भी चीज हो रही है ना बेटा। तूने सीरीज में लगाया, सीरीज का नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरनल रेजिस्टेंस का n इंटू आर। पैरेलल का क्या होता था? r इंटू n। अब यहाँ दोनों भी चीज है, तो n इंटू आर ये सीरीज का हो गया, r बाई m ये पैरेलल का हो गया। तो यहाँ पे जो r इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा n स्मॉल r बाई कैपिटल M। अब करंट का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बेटा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। सो नेट ईएमएफ इज n इंटू ई एंड नेट रेजिस्टेंस इज r इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट इज n स्मॉल r बाई m, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब पावर वही अपना पुराना फॉर्मूला I स्क्वायर R, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसका स्क्वायर कर दिया, R से मल्टीप्लाई कर दिया। मिस मैक्सिमम पावर यहाँ कब होगा बेटा? जब तेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए, मतलब कैपिटल R इज n स्मॉल r बाई m। जब वो बराबर हो जाएगा तब तेरा पावर
मैक्सिमम आएगा और उसका फॉर्मूला है m इंटू एन ई स्क्वायर बाय 4r। ठीक है, अब ये टाइम पे करंट भी हमारा मैक्सिमम होगा जब एन आर बाई एम अपना कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो इसका फॉर्मूला एन ई बाई 2 कैपिटल आर लिख सकते हो बेटा, या तो आप एन बाई कैपिटल आर की जगह एम बाई स्मॉल आर भी लिख सकते हो, वही मैंने आपको लिख के बता दिया। मैं अग्री करती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़े ज्यादा है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक काम करो, कंडीशन याद रख लो और वहां सब्सटीट्यूट कर देना। जैसे अभी आपको बेसिकली मैंने आपको करंट का फॉर्मूला बता दिया, दैट इज नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कैसे है, सीरीज में लगे है ना, तो एन इंटू ई, और पैरेलल में लगाने से तो ईएमएफ नहीं बढ़ता बेटा, तो इसका एन इंटू ई है। रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी आपको आ गया होगा। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यहाँ पे खाली ये कंडीशन आप याद रखेंगे और फिर दोनों फॉर्मूलाज में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने काफी सारी बात कर ली रेजिस्टेंस के बारे में, हमने काफी सारी बात कर ली ईएमएफ, बैटरी, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी आगे का जो पार्ट है वो मैं पार्ट 2 में ले लूंगी, तो पार्ट 1 हम यही खत्म करते हैं, काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इससे अच्छा हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आज हमारा खत्म हो चुका है, पहले पार्ट को आप अच्छे से समझ लेना, सारे नोट्स जो भी हमने लिखे हैं उसको बार बार रिवाइज करना। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, इसके अलावा कोई भी चीज आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकती। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बस एक बार पढ़ने से हम मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, हमको एग्जाम में सारी चीजें याद आएंगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हम टीचर्स को भी बार बार कोई भी चीज, आज हम सारी चीजें हमको क्यों आती है, बिकॉज हमने वही चीज इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम बार बार हम रिवाइज करते हैं, अलग अलग बुक से हम पढ़ते रहते हैं, हम नॉलेज गेन करते रहते हैं, तब आज हमको इतनी सारी चीजें पता है। तो उसी तरह से अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप बार बार जो फॉर्मूला, जो डिस्कशन हम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स तो देखा जाए तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो आप सम्स प्रैक्टिस करना और फॉर्मूला रिवाइज करना, यही 2 चीज आपको फिजिक्स में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। ठीक है, अभी जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।